दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एस.के. पांडे की आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आपको पहला वीडियो दिए हुए हैं और उन्हीं के किताब का ये तीसरा अध्याय नवीन राज्यों का उत्थान। दोस्तों, इसके पहले मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन के अंतर्गत आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 के जरिए हम लेके आए थे, जो कि लोड है। अब ये नवीन राज्यों का उत्थान है दोस्तों। मतलब कि जब मुगल शासन का पतन हुआ तो उस वक्त कुछ जगहों पे आपको ध्यान होगा, जब मैं पढ़ा रहा था पतन पर, तो उसमें मोहम्मद शाह जब आया था तो आपने देखा होगा कि कई राज्य स्वतंत्र होने लगे। अब देखिए, इन्हीं में आपको क्रम से पढ़ना है, जैसे दक्कन के निजाम, रोहित तथा बंगस पठान, राजपूत वगैरह वगैरह, आगे अवध। तो इस तरीके से जो नवीन राज्यों का उत्थान हुआ, जो ये स्वतंत्र हुए, आगे बढ़े, इन पर भी सवाल बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिन किलिच खां अथवा निजामुल मुल्क ने रखी। तो दोस्तों, इससे आपको एक बात प्राप्त होता है कि मोहम्मद शाह मुगल शासक था उस वक्त जब चिन किलिच खां, जिसको हम निजामुल मुल्क कहते हैं, वो हैदराबाद राज्य की नींव रखा था। और दोस्तों, जुल्फ़िकार खां पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। 1720 ईस्वी में चिन किलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 ईस्वी में उसे दिल्ली से वापस बुला लिया गया तथा वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर उसने दक्कन जाने का विचार कर लिया। 1723 ईस्वी के अंत में शिकार अभियान के बहाने उसने दक्कन की ओर प्रस्थान किया। इस समय दक्षिण भारत का सूबेदार मुबारिज खां था। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को आदेश दिया कि वह निजाम को जीवित अथवा मृत उपस्थित करे। 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें चिन किलिच खां ने मुबारिज खां को मार डाला और दोस्तों, वह दक्कन का स्वामी बन गया। मजबूर होकर मोहम्मद शाह ने चिन किलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि भी दे दी। तो इस तरीके से दोस्तों, आगे की बात और ये है कि चिन किलिच खां ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो ये जितना आपने ये पैरा दक्कन के निजाम में पढ़ा, इसमें एक नहीं बल्कि कई सवाल समाहित हैं, जैसे कि चिन किलिच खां किसको कहते हैं, निजामुल मुल्क को कहते हैं, हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखी, चिन किलिच खां निजामुल मुल्क ने रखी। ठीक है दोस्तों, और जो सकूरखेड़ा का युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ था दोस्तों, वो मुबारिज खां एवं चिन किलिच खां के बीच हुआ। फिर उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि मुबारिज खां मारा गया और दक्कन का स्वामी कौन बना? चिन किलिच खां। ठीक है, उसके बाद यही चिन किलिच खां को आसफ जाह की उपाधि किसने दी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दी। और 1725 ईस्वी को उसने अपनी राजधानी को हैदराबाद बना लिया। तो दोस्तों, इतने इसमें प्रश्न आपको समाहित हैं। अब देखिए मित्रों, रुहेले तथा बंगश पठान। दोस्तों, गंगा की घाटी में रुहेलों तथा बंगश पठानों ने भी स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया। एक अफगान वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर में कुमायूं से दक्षिण में गंगा नदी तक फैला गया। इसे कुछ दूर पूरब में मोहम्मद खां बंगश ने, जो एक
अन्य अफगान वीर था। फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। बाद में इसने बुंदेलखंड तथा इलाहाबाद के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो दोस्तों देखिए, रुहेल और बंगस के पठान पर जो सवाल आपके बन रहे हैं इस पैरा में, वो क्या है? वीर दाऊद कौन था? अफगानी था। उसका पुत्र अली मोहम्मद। तो स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? वीर दाऊद। ठीक है। क्या? रुहेल और बंगस। रुहेल बंगस कहाँ रहते थे? गंगा की घाटी में। ठीक है। और इन्होंने इसको विस्तार कर दिया। रुहेलखंड क्या बन गया? स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है। इसके बाद कुछ दूर पूरब में मोहम्मद खां बंगस था। अभी मैंने बंगस के पठान की बात की थी। तो मोहम्मद खां बंगस ने एक फर्रुखाबाद की जागीर को स्वतंत्र राज्य बना लिया। और फिर बाद में क्या हुआ? बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों पर भी इस मोहम्मद खां बंगस ने प्रभुत्व जमा लिया। दोस्तों, राजपूत की बात चल रही है। राजपूत औरंगजेब की नीतियों से बहुत ही अप्रसन्न थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में जोधपुर पर अटैक किया, आक्रमण किया। अजीत सिंह ने अधीनता को स्वीकार कर ली, परंतु शीघ्र ही उसने जय सिंह द्वितीय तथा दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध एक गठजोड़ बना लिया तथा 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है दोस्तों, अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ करना पड़ा। ये मैंने कहानी आपको अपने पहले वीडियो में बता दिया था। तो सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को अपनी ओर मिला लिया और उसे अजमेर तथा आगे देखिए, आगे का जो पेज है उसे हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर गुजरात की सूबेदारी प्रदान की, जिस पद पर वह 1721 तक बना रहा। दोस्तों, सैयद बंधु विरोधी दल ने जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय को 1721 में आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह के समय में उसे गुजरात का क्षेत्र भी दे दिया गया। दोस्तों, आइए अब हम स्पेशल सवाई जय सिंह के बारे में जानते हैं। 1668 ईस्वी से लेकर के 1747 ईस्वी तक सवाई जय सिंह का कार्यकाल है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक था ये अजमेर का सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह कहाँ का था दोस्तों? अजमेर का था। ये आपका सवाल है। और दोस्तों, सवाई की पदवी अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुगल शासक फर्रुख सियर ने इसको सवाई की उपाधि दी थी और मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह, मैंने ये आपको बताया था। जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु जानते हैं सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी था, क्योंकि इस पर सवाल आता है बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त। उसने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की, जिस जयपुर में आप घूमने जाते हैं, पिंक सिटी। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। दोस्तों, ये पीसीएस में भी आया हुआ था और भी एग्जामों में आया था, पीजीटी में भी, कि दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी, मथुरा। याद रखिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी तथा मथुरा में उसने सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। और दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी आता है कि किन उत्तर प्रदेश से किन दो जिलों में उसने पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, वाराणसी और मथुरा। तो ठीक है, ये सवाल आपका तैयार हो गया। उसने सारणियों का 61 तैयार किया, जिससे लोगों में खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। ठीक है दोस्तों, क्या था? जिज मोहम्मद शाही। आप देख सकते हैं। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में करवाया। एक प्रश्न और आपको मिल गया, उसने संस्कृत में अनुवाद कराया। किसका? यूक्लिड की रेखा गणित का। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और
लघुगणकों को बनाने और उनका इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का भी अनुवाद संस्कृत में किया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सवाई जयसिंह कितना बड़ा बड़ा काम किया, ये बहुत फेमस काम किया है। नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में करवा दिया। और जानते हैं जय सिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो इस तरह आपको यहाँ से काफ़ी सवाल बन गए हैं। अब आइए हम जाट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः जमींदार थे। ठीक, इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सर्वप्रथम विद्रोह तेलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया। इस पे सवाल आता है कि सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया। जमींदार गोकुल ने 1669 में किया और पुनः 1686 ईस्वी में राजा राम एवं रामचेरा राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया। और मनुची लिखता है, क्या कहता है राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला। दोस्तों इस पे एक सवाल आता है कि किसने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे को जला डाला और किसने कहा? मनुची ने कहा और याद रखिए राजा राम ने जलाया था। ठीक है, और इसके बाद जाटों का नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? चूड़ामन। तो आइए दोस्तों चूड़ामन के बारे में पढ़ते हैं। चूड़ामन 1690 से लेकर के 1721 ईस्वी यानी कि अब आइए चूड़ामन के बारे में। फिलहाल 1700 ईस्वी में भरतपुर राज की नींव डाली। तो भरतपुर राज की नींव किसने डाली? चूड़ामन ने डाली। उसने थीम नामक स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया था, मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 ईस्वी में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान किया तथा दुर्ग जीत लिया और चूड़ामन ने सुसाइड यानी आत्महत्या करी। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। तो मित्रों आइए बदन सिंह के बारे में जानते हैं। बदन सिंह ने 1721 से 1756 ईस्वी तक कार्यकाल उनका है और बदन सिंह ने अपनी सेना शक्तिशाली बनाई था। दीग, कुंभेर, वेद था। भरतपुर में 4 दुर्ग बनवाए। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद पश्चात हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने आगरा तथा मथुरा पर अधिकार जमा लिया। ठीक, तथा अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को क्या उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको राजा की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने किसको दी? बदन सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा। और जिससे महेंद्र शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। ठीक है, किसने संभाला? सूरजमल ने। और सूरजमल 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। 1756 ईस्वी में सूरजमल इस राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे जाटों का अफलातून कहते हैं। इस पे सवाल आता है जाटों का अफलातून कौन है? सूरजमल। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों को सहयोग देने के लिए राजी हो गए थे, परंतु सदाशिव भाऊ से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अपने आप को पानीपत के तृतीय युद्ध से अलग कर लिया। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु हो गई। जाट राज का उसके बाद पतन शुरू हो गया। मित्रों जवाहर सिंह 1764 से 68 तक, इनकी मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह, केसरी सिंह, रणधीर सिंह शासक हुए। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह जाटों ने अंग्रेजों के अधीनता 1805 ईस्वी में स्वीकार कर लिया और रणधीर सिंह जो है अधीनता स्वीकार करने वाले जाट थे। दोस्तों ऐसा है। अब हम आपको सिख के बारे में बताएंगे। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से शुरू होता है। कुल 10 सिख
हुए, जिनका इतिहास में इस प्रकार नाम है। गुरु नानक 1400 यानी कि 1469 से 1539 ईस्वी तक। जन्म उनका तलवंडी में हुआ, मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा। और पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, जाति इनकी खत्री थी, उपाधि हजरत रब्बुल मजीज़, हजरत रब्बुल मजीज़, ये गुरु नानक की उपाधि थी। तो सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया दोस्तों, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, याद रखिए, गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लाहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। यानी जो दूसरा गुरु है सिख के अंगद नाम से, ये कोई और नहीं, ये लाहना ही था। लाहना ही था जो अंगद नाम से दूसरा सिख गुरु बना। तो अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक, तो ये गुरु नानक के शिष्य जात से खत्री थे। ठीक है, इन्होंने खादुर में गुरुगद्दी बनाई। ठीक, तो गुरुगद्दी इन्होंने कहाँ बनाई? खादुर में। तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। पहले ये नियमित नहीं था, यानी कि गुरु नानक के समय जो भी लंगर व्यवस्था थी अब रेगुलर हो गई। ठीक है, नियमित हो गई। तो गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी स्क्रिप्ट को कौन तैयार किया? गुरु नानक के शिष्य अंगद ने तैयार किया गुरुमुखी लिपि। तो इस तरह आपका जो है 2-4 प्रश्न यहाँ से तैयार होता है। तो दोस्तों उसके बाद है अमरदास 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी, और ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की थी। यहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी। बावड़ी का इन्होंने निर्माण कराया और जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित थी कि इसके पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसके पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, इन्होंने नियम बनाया, कोई भी व्यक्ति, इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति हो गई। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम को जमीन दी। किसने? अकबर ने। और अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों थोड़ा क्रम याद रखिए, पहले गुरु नानक के बाद उनके शिष्य जो लोहना थे वही अंगद बने। अंगद के बाद ये तीसरे गुरु हैं जिनका नाम अभी आप जाने हैं। इनका नाम क्या बताएं हम? अमरदास। ठीक है, अमरदास। हाँ दोस्तों, अमरदास। तो अमरदास से मिलने ही अकबर गया था और इनके जो है बेटी को बीबी भान को कुछ ज़मीन दिया था। ठीक है, तो ये आता है इम्तहान में, ये आता है कि जो है अकबर ने किसको ज़मीन दी। ठीक, 22 गद्दी की स्थापना किसने की? अमरदास ने की। ठीक, यहाँ से हो गया। और जो पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाता है, और जो इन्होंने गोइंदवाल में एक जो बावड़ी का निर्माण करवाया था अमरदास ने, जहाँ पे प्रचलित है कि पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, अब बीबी भानी कौन थी? अमरदास की बेटी थी। ठीक, अमरदास ने अब क्या किया? अब अमरदास ने बनाया अपने दामाद, और दामाद को अपना शिष्य बनाया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो रामदास 1574 ईस्वी से लेकर के 1581 ईस्वी तक ये अकबर के समकालीन था। अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को रामदास ही कहा जाता है। दोस्तों रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। देखिए इस पे सवाल क्या क्या आ सकता है। 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को दिया अकबर ने? तो अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया? रामदास को दिया। रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, रामदासपुर और अमृतसर नगर किसने बसाया? रामदास ने। ठीक है, और ये जो 500 बीघा ज़मीन अकबर ने दिया था ना, इसी पर अमृतसर शहर रामदास ने बसाया था।
ठीक। और इसी नगर निर्माण में धन की और जब जरूरत पड़ी तो अपने अनुयायियों को कहा कि भाई पैसा वसूलने जाइए। और ये जो पैसा वसूलने गए तो इनको रामदासी कहा गया। इनको क्या कहा गया? रामदासी। और रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बन दिया। हम फिर से आपको याद करा दें, आप पढ़ रहे हैं, पहले गुरु नानक थे, दूसरे उनके शिष्य लोहना जो है, लोहना का नाम अंगद था, और अंगद के बाद फिर तीसरे गुरु आपके अमरदास थे, और अमरदास ने अपने दामाद को शिष्य बना दिया जो है वो गुरु, वो रामदास थे। और रामदास ने क्या किया? रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी बना दिया। अब गुरु का पद क्या हो गया? यहीं से शुरू हो गया पैतृक पद। क्या शुरू हो गया? पैतृक पद। अभी क्या था? कोई दामाद को बना दिया, किसी ने शिष्य को बना दिया, पर रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को बना दिया। तो अर्जुन देव आपके अगले गुरु हो गए। यानी 1 2 3 4 ये 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक। तो इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई। अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसत तथा मेहुरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 ईस्वी में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के समर्थन को देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। दोस्तों, इसमें कई सवाल बन गए, देख रहे हैं आप, बहुत 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 ढेर सारे सवाल हैं। पहला, मृत्युदंड 1606 ईस्वी में किसने दिया? जहांगीर ने। क्यों मृत्युदंड दिया? क्योंकि इन्होंने अमीर खुसरो का समर्थन किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की और कब की? 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने की, ठीक है। मनसद मेहुरा किसको कहा जाता था? नगर निर्माण के लिए गोविंदपुर के नगर निर्माण के लिए जो अपने शिष्यों को भेजे थे पैसा वसूलने के लिए, ये अर्जुन देव, वो मनसद और मेहुरा कहे जाते थे। दोस्तों, मैं आपको याद करा दें, रामदासी कौन कहे जाते थे? जो पैसा वसूलने के लिए जाते थे वो रामदास के शिष्य थे, ठीक है। तो हरमिंदर साहब का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव ने कराया। अमृतसर संतोष सर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव ने कराया। सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है? अर्जुन देव को कहा जाता है, ठीक। इतने ढेर सारे सवाल। अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना कौन शुरू किया? अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया अर्जुन देव ने, जो 1/10 भाग लेते थे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए हरगोविंद जो है तीसरे सिख गुरु हैं। 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने कर जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसाया। 1645 में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब देखिए आप, हरगोविंद के कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। लड़ाकू जात के रूप में ये परिवर्तित कर दिए हरगोविंद, ठीक। किलेबंदी अमृतसर नगर की किलेबंदी कौन करवाया? और यहीं पे अकाल तख्त 12 फुट का कौन बनवाया? हरगोविंद ने बनवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से क्या कहा? धन के बदले घोड़ा और शस्त्र लिया। और अपने शिष्यों को क्या कहा? मांसाहारी करो, मांसाहारी बनो। अपने पिता के जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने क्या किया? 2 वर्ष के लिए ग्वालियर किला भेज दिया, ठीक। और कीरतपुर नामक कश्मीर में इन्होंने ही बनवाया था नगर। और 1645 में कीरतपुर में मृत्यु हो गई। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया और हरगोविंद को 2 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में रखा। ये सवाल आता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए हर राय। 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सामूर के पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिला। तो दोस्तों, कौन सा गुरु दारा शिकोह से मिले थे? ये हर राय, ठीक है दोस्तों। अब आइए हर राय के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो हर राय दारा शिकोह जब दारा शिकोह से मिले तो नाराज़ हो गया औरंगजेब ने और हर राय को दिल्ली बुलाया। तो ये स्वयं नहीं गए, अपने बेटे राम राय को भेज दिए। जी हाँ, और राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसे औरंगजेब प्रसन्न हो गया। उन्होंने राम राय के कार्यों से गुरु हर राय को नाराज हो गए, ठीक। तो उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। अब दोस्तों, हरकिशन आपके सिख गुरु 1661 से 1664 ईस्वी। इनका अपने बड़े भाई राम राय
से विवाद हो गया। राम राय ने देहरादून में अलग गद्दी स्थापित कर ली। इनके नए राम राय के नाम से जाने जाते हैं। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, तो कौन सिख गुरु के चेचक से मृत्यु हो गई थी? हरकिशन की, तेग बहादुर, 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी। ठीक है, 1664 ईस्वी 1675 ईस्वी। ये हरगोविंद के पुत्र थे और इनके समय में उत्तराधिकारी के झगड़ा हो गया था। ये सवाल आ सकता है। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह अब ये मखूवाली बना दिए, मखूवाली में। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। अब 5 दिन बाद यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला कौन था? औरंगजेब। ठीक है, आगे गोविंद सिंह। गोविंद सिंह आपके जो है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु दोस्तों। तो इनके विषय में आप देख लीजिए। गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थी। सुंदरी जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। फिर से नाम नोट कर लीजिए। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुँचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने पाउंटा यानी कि हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की। किसने? पाउंटा शहर यानी हिमाचल प्रदेश की स्थापना किसने की? गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। ये पढ़े। उसके बाद तो गोविंद सिंह ने स्थापित की। ठीक है, पाउंटा में गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया तथा सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने ही की थी, पाउंटा में ही की थी। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम नोट कर लीजिए। विचित्र नाटक। इनकी अन्य पुस्तक का नाम है चंदी दीवर। ठीक है, श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ भगने पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। चारों किले आनंदपुर एवं कीरतपुर के मध्य स्थित है। आनंदगढ़, केशगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़। इन किलों का निर्माण 1668 में से लेकर के 1690 के बीच किया गया। मुगलों की सेना ने आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 ईस्वी में आक्रमण किया। कहलपुर के शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह की सहायता की। प्रार्थना के फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध दोस्तों 1690 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, 1690 ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों। अब हम नवीन राज्यों के उत्थान के अंतर्गत हम आपको बता दें कि हम ये सिखों के बारे में बता रहे हैं। 10वें गुरु के बारे में हम पढ़ रहे हैं और 10वें गुरु के बारे में नादौन युद्ध और कई युद्ध है और उसके बाद ये सब बताते हुए तब हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए नहीं, बल्कि इसके लिए आपको हमारा जो है 1 2 3 ये तीसरा वीडियो है नवीन राज्य के अंतर्गत। अब आपका यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास SK पांडे के अंतर्गत अब आपको ये चौथा वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 30 मिनट के करीब, 28 मिनट के करीब जो है होने को है। तो वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, आपके काम ज़रूर आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।